हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हम पॉजिटिव थॉट से करते हैं। आज का थॉट है एवरी डे इज़ अ सेकेंड चांस। हमें हर दिन एक नया चांस मिलता है कुछ अच्छा करने का, पिछले दिन से अच्छा दिन गुजारने का, कुछ बेहतरीन करने का। आप अपना चांस कभी भी ख़राब मत कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए और अपना बेस्ट से बेस्ट 100% देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसी उद्देश्य के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। 21 दिसंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 19 दिसंबर 2022 को स्वीकृत किए गए कुनमिक मॉनेट्रियल जैव विविधता अभिसमय को कितने वैश्विक उद्देश्यों से निर्धारित किया गया था। रुकिए, मैं आपको इजीली बताती हूँ। आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज। एक कुनमिंग, कुनमिंग एक चाइना में शहर है। तो कुनमिंग और मॉनेट्रियल कहाँ पर है? तो मॉनेट्रियल तो आप जानते हैं कि कनाडा में स्थित है। तो कुनमिंग मॉनेट्रियल बायोडाइवर्सिटी एक समिट हुआ है जो जिसमें कितने एजेंडाज रखे गए हैं या कितने लक्ष्य रखे गए हैं, तो वो हैं 4। याद रखिएगा वो 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो जो प्रथम गोल है वो कौन सा है कि 2050 तक जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका क्या करना है, विस्तार करना है। और विस्तार कब होगा? जब जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं हम उनको क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। सेकंड जो है वो है वर्तमान तथा भविष्य जैव विविधता का प्रबंधन। आप पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज जो रिसोर्स का हम जिस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसको ही उसी क्वालिटी के रिसोर्स प्रोवाइड हो सके, जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूटिलिटी। तो याद रखिएगा सेकंड लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल यूटिलिटी का। थर्ड जो है वो है आनुवांशिक संसाधन। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, उनको भी एक तरीके से संरक्षित करके रखना है। और चौथा है वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी भी सेफ्टी बनाए रखना जरूरी है। तो ये 4 गोल डिसाइड किए गए हैं। कब डिसाइड किए गए हैं? तो ये मॉनेट्रियल कुनमिंग मॉनेट्रियल जो जलवायु जैव विविधता कन्वेंशन हुआ है उसमें 4 लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं। आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसका जो रिलेशन है वो ओजोन परत के संरक्षण से है। और मॉनेट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था और इंडिया ने इस पे सिग्नेचर कब किए थे। ये जो जैव विविधता सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता चाइना ने की है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप्टिव रियो रेस के 50वां जो संस्करण हुआ है 50वें नंबर का, उसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होने वाला है? तो इस जहाज का नाम है INSV तारिणी। ये नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, ये पहले भी चर्चा में रह चुका है। जब पूरा नेवी की महिला ऑफिसर्स ने पूरा चक्कर लगाया था तब INS तारिणी ही यूज़ हुआ था। तो याद रखिएगा आपने कैप टाउन, कैप का मतलब क्या है? कैप टाउन ये साउथ अफ्रीका में आता है। तो कैप टाउन से रियो, रियो मतलब क्या है? रियो डी जेनेरियो। तो कैप टाउन से रियो डी जेनेरियो का पूरा एक तरीके से जो नेवी का जहाज है वो क्या करेगा, यात्रा कंप्लीट करेगा। इसमें INS तारिणी जाएगा और ये कितना होगा, 17,000 नॉटिकल मील की यात्रा होगी। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता जो होमोसेक्सुअलिटी होती है उस विवाह को मंजूरी दे दी है? तो ये कदम उठाया है जो बाइडन, जो कि कौन है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, अमेरिका के। तो अमेरिका ने क्या किया है, समलैंगिकता विवाह को मंजूरी दे दी है। आपने LGBT समुदाय का नाम सुना होगा। तो जो लेस्बियन होते, गे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं और ट्रांसजेंडर होते हैं, यही LGBT का फुल फॉर्म होता है। तो LGBT के तहत इनका जो चिन्ह होता है, वो जो इनका फ्लैग होता है वो इंद्रधनुष होता है। यदि आपने नहीं देखा तो आप इसे देखिएगा। जो LGBT के अधिकारों की बात करता है। और ये जो समलैंगिकता विवाह की मंजूरी दी गई है, ये दी गई है राइट टू सेलेक्ट। राइट टू सेलेक्ट का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति पुरुष पुरुष शादी करना चाहते हैं या महिला महिलाएं शादी करना चाहती हैं तो एक लिंग के होने के बावजूद भी वो विवाह कर सकते हैं। ये मंजूरी दी गई है USA में। फिर अब आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ याद आ रहा होगा, IPC की धारा है धारा 377।
तो इंडिया में पहले समलैंगिकता अपराध है ऐसा बोला गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। केस था कौन सा? नवजोत कौर केस। तो नवजीत कौर केस में क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसा बोल देते कि पूरी 377 धारा को हटाया गया, ऐसा नहीं है, कुछ इसके प्रावधान है जिसको हटाया गया था। और राइट टू सिलेक्ट के अंतर्गत ऐसा बोला गया कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है कि वह अपने पार्टनर को खुद चूज कर सके कि उसको किस तरीके का पार्टनर चाहिए है। तो ये अभी अमेरिका में समलैंगिकता काफ़ी चर्चा में रही, तो इसको याद रखिएगा। और कौन कौन से ऐसे देश हैं आप सर्च कर सकते हैं कि जहाँ पर क्या है, समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी पहल है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। आप जानते होंगे कि बुक्स पढ़ने का शौक जो रहता है वो बच्चों के अलावा, मतलब हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक होता है, लेकिन हर व्यक्ति लाइब्रेरी तो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने लाइब्रेरी का कुछ इस तरीके से प्रबंधन कराया है। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है, ताकि जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकते, उन तक बुक्स पहुंच सकें। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है तमिलनाडु गवर्नमेंट की। तो तमिलनाडु की बात आई है तो 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये पहले कहाँ होने वाला था? रूस में होने वाला था, लेकिन जो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण इसका आयोजन इंडिया में कराया गया। कहाँ पर? चेन्नई में। कौन से नंबर का था? 44वें नंबर का था। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आया था वो कौन सी कंट्री का आया था? उज्बेकिस्तान का आया था। और आपसे 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा थम्बी इसका शुभंकर था। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कल हमने फीफा के बारे में डिस्कस किया था। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। दोहा की कतर नामक शहर में हुआ है। और आपसे पूछ सकता है कि इसमें विजेता कौन है? तो विजेता राष्ट्र है अर्जेंटीना। 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने ये खिताब हासिल किया है। और जो उप विजेता है वो कौन सा देश है? फ्रांस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में फर्स्ट रैंक किसने लेकर आया है? तो पुदुचेरी लेकर आया है। और सेकंड लक्षद्वीप और थर्ड गोवा। ये वन लाइनर फैक्ट है, आपको बस याद रखना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुदुचेरी ने क्या किया है? टॉप किया है। इसमें ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो अनंत नागेश्वरन जी, उन्होंने ही ये रैंकिंग लॉन्च की थी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपसे जो MPPSC का अब इंटरव्यू होने वाला है 2019 का, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री में मेंस में भी अष्टाध्यायी या पाडनी आपको 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट जब भी करंट अफेयर में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से उनको नोट करना है, और उनके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना के याद कर लेना है। तो एक व्यक्ति हैं डॉक्टर ऋषि राज पोपट, ये इनका नाम पोपट है लेकिन इनने बहुत बड़ा काम किया है। ऋषि राज पोपट जो है, इन्होंने एक ग्रंथ है संस्कृत का, जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कहलाता है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो ये पाणिनि जी ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में ये। तो इसको इन्होंने डिकोड किया है, मतलब ये जो संस्कृत के ग्रंथ पुराने समय में लिखे गए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसके जो नियम बनाए गए थे उनको डिकोड करने का काम किया है डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने। तो ये ग्रंथ अब हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में या इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी अष्टाध्यायी। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, और इसके बारे में और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। फिर SSB का नाम आपने सुना होगा, जो सीमा सशस्त्र बल है। तो सीमा सशस्त्र बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी, जिसे SSB कहा जाता है। 1963 में पहले इसका नाम क्या था? विशेष बल ब्यूरो था। फिर 2003 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? SSB कर दिया गया। फिर ये कौन कौन से देशों की सीमाओं के बीच में रक्षा करता है? तो नेपाल और भूटान की सीमाओं के मध्य जो रक्षा करने का कार्य होता है वो किसका होता है? वो SSB का होता है। आपसे SSB का ध्येय वाक्य भी पूछा जा सकता है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। याद रखिएगा,
सेवा, सुरक्षा और बंधित्व जो क्या है एसएसबी का ध्येय वाक्य है। फिर कुछ और आपसे पूछी जा सकती है, जैसे एजेंसीज हैं, जैसे सीआरपीएफ है, जो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1949 को। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। और जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर गुजरात में 15वीं विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शंकर चौधरी जी को बनाया गया है। वहाँ पर विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं गुजरात में? तो 182 सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 156 सीट पर जीत हासिल हुई है। मतलब बीजेपी ने 156 काफ़ी बड़ा आंकड़ा है जो प्राप्त किया है। और वहाँ पर गुजरात में कौन है चीफ मिनिस्टर के पद पर? तो वो हैं भूपेंद्र पटेल जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर गुजरात की बात आई है, तो गुजरात में आप जानते हैं कौन सा स्टैचू है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, और जिसकी हाइट जो है वो 182 मीटर ही है। ये फैक्ट आपको पता है कि नहीं कि जो 182 मीटर हाइट रखी गई थी वो इसीलिए रखी गई थी क्योंकि जो गुजरात में विधानसभा की सीट है वो भी 182 मीटर है। फिर चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो ये है आईएनएस अरनाला। ये नाम आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड जो कोलकाता है उसने इसका निर्माण किया है। लेकिन ये आईएनएस अरनाला लॉन्च कहाँ से हुआ है? ये चेन्नई से लॉन्च हुआ है। और इसका नाम अरनाला क्यों पड़ा है? तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका एक आइलैंड था जिसका नाम था अरनाला, तो उन्हीं की याद में इसका नाम आईएनएस अरनाला रखा गया है। और जो अभय क्लास के सबमरीन थे उनको रिप्लेस किया है आईएनएस अरनाला ने। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर युवाओं के लिए, यूथ के लिए एक नई पहल शुरू हुई है, यूथ कोलैब इंडिया। इसका संस्करण ये कौन से नंबर का है? तो ये 5वें नंबर का है। और इसको लॉन्च किस किसने किया है? तो नीति आयोग ने, यूएनडीपी ने और सिटी फाउंडेशन ने, तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन, तीनों ने मिलकर क्या किया है? यूथ को लैब इंडिया की शुरुआत की है। ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये 5वें नंबर का संस्करण है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन लॉन्च किसने किया था? अटल इनोवेशन मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस निकालता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आपने जो पुराना करंट अफेयर पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते जाइए, डेली का डेली आपसे पूछा जा सकता है। फिर आज का जो क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप इसकी थीम सहित याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। कुछ हम कल के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाँ, आयरलैंड के जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो हमने कल क्या पढ़ा था कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो आयरलैंड के सेकंड बार पीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? लियो बराडकर। ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। आयरलैंड से हमने क्या अपनाया है? तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से अपनाया है। और हमने क्या पढ़ा था कल कि 2032 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो 2032 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ओलंपिक गेम्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2020 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? तो ये टोक्यो शहर जापान में हुए थे। याद रखिएगा 2024 में, क्योंकि ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं और 2028 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, तो वो तो आपसे बन जाएगा।
तो ये कुछ डेज़ हैं जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जो नए-नए अभी लागू हुए हैं, शुरुआत हुई है जिनकी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। स्टार्टअप डे भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप डे कब से मनाया जाएगा, तो स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा 26 दिसंबर को। एड्स डे कब मनाया जाता है, कुछ दिसंबर माह के दिन एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विजय दिवस का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। कुछ इंडिपेंडेंस नामक गुड्स सर्विस किसने लॉन्च की है, जो इंडिपेंडेंस नाम से बेचा जाएगा, तो ये किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, कण कण में भारत इसका टैगलाइन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।